हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और गाइस, आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। इसको हम शॉर्ट में आपको नाम से ही दिख रहा होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस भी बोलते हैं। आईसीडीआर रेगुलेशंस भी बोलते हैं, रेगुलेशंस 2018। पहले ये इंडिया में पहले भी हुआ करती थी, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आई है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 आने से पहले भी इंडिया में हुआ करती थी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2009। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हमने तो भाई यही वाली पढ़ी थी, ये वाली नहीं पढ़ी थी। अंदाजा लगा लो, मैं 2017 में तो सीएस बन गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2017 में 18 में रेगुलेशंस आई हैं, तो मैंने जो पढ़ी होंगी वो 2009 वाली पढ़ी होंगी। अब आपके लिए रेगुलेशंस पूरी चेंज हो चुकी हैं 2018। अगर मैं आपसे बात करूं तो इन रेगुलेशंस में इंडिया में नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल इशू करना हो, मार्केट में फ्रेश कैपिटल इशू करनी हो, कंपनी को कैपिटल लेके आनी हो, तो उसके लिए जब भी कोई कंपनी कैपिटल इशू करेगी तो ये रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन ये सारी कंपनियों को फॉलो नहीं करनी होती। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी कंपनियों को करनी है। अगर सपोज कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है तो इसका मतलब पब्लिक इशू से वो कैपिटल रेस कर रही है, तो मेनली जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 मेनली पब्लिक इशू में डील करती है। मेनली मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली पब्लिक इशू में डील करेंगी, राइट इशू, बोनस इशू वगैरह में भी डील करती है, लेकिन मेनली ये पब्लिक इशू में डील करती हैं। और नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सेबी की रेगुलेशन से तो एक चीज तो क्लियर है कि ये उन कंपनियों पे लगती हैं जो कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं या जो लिस्टिंग कराने जा रही हैं। इसका मतलब अनलिस्टेड कंपनियों का इसका कोई लेन देन नहीं है। हाँ, अगर अभी अनलिस्टेड है और पब्लिक इशू लेके आएगी तो आपको पता है, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है और वो पब्लिक इशू लेके आती है फर्स्ट टाइम, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 40 ये बोलता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 40 ये बोलता है कि उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, ताकि क्योंकि आपकी कंपनी शेयर्स मार्केट पब्लिक के लिए लेके आ रही है, और लिस्टिंग कराने से क्या फायदा क्या होता है, फ्री ट्रेडेबिलिटी मिलती है। फ्री ट्रेडेबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी खरीदे कोई भी बेचे, आसानी से फ्रीली बेचो, कोई प्रॉब्लम ना आए, रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो बेसिकली सेबी लिस्टेड कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, लिस्टेड कंपनीज का रेगुलेटर है। तो जो कंपनियां लिस्टिंग करवाने जा रही हैं या जो कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, उनके ऊपर ही लगती हैं सेबी की रेगुलेशंस। एक चीज और फर्क बता देता हूं क्या है, आपको ना दो रेगुलेशंस देखने को मिलेंगी मेनली, हालांकि और भी हैं, मैं तुम्हें पहले मेनली बता दूं। एक है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 और एक है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। आईसीडीआर अब आपको पता ही है क्या है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। और एलओडीआर है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये कब लगती है, जो कंपनी लिस्टिंग कराने जा रही है या जो कंपनी की ऑलरेडी अभी अभी, मतलब देखो, लिस्टिंग कराने से पहले और लिस्टिंग होते के टाइम तक, जब तक लिस्टिंग नहीं हो रही, जो प्रोसेस है वो सारी, जो भी रूल्स फॉलो करने हैं वो इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करने हैं। तो मैं कह सकता हूं एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, बिफोर और एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, ये वाली रेगुलेशंस लगेंगी। लिस्टिंग होते टाइम कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, लिस्टिंग होने से कुछ पहले चीजें फॉलो करनी होती हैं। तो वो वाली रेगुलेशंस अगर आप बिफोर एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग है तो ये वाली रेगुलेशंस लगेंगे एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू वगैरह। और ये रेगुलेशन कब लगती है, आफ्टर लिस्टिंग। एक बार आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो लिस्ट होने के बाद ये वाली रेगुलेशंस लगती हैं। ये कब लगती हैं, आफ्टर लिस्टिंग। तो फर्क समझ आ गया कि ये कब पढ़ते हैं और वो कब पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा बेस पता होना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा तो समझ आएगा। एक चीज और बता दूं कि सर नाम है इसका सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर
रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। नाम से क्या क्लियर हो रहा है, हम कैपिटल इशू करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं वो बताओ। तो एक चीज बता दूं कि मेनली जब हम पब्लिक इशू लाते हैं, मेनली जब हम पब्लिक इशू लाते हैं और कैपिटल रेस करते हैं, तो मेनली तो ये तब लगती हैं, लेकिन ये प्योरली ये नहीं लगती, खाली ये नहीं लगती। जब हम पब्लिक इशू लाते हैं तो साथ में कंपनीज एक्ट भी लगेगा, साथ में कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, साथ में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, सिक्रा बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, रेगुलेशन एक्ट, साथ में सेबी एक्ट भी लगेगा, सेबी का खुद का भी एक्ट है वो भी लगेगा, पेनल्टीज वगैरह वहां दी गई हैं, साथ में डिपॉजिटरीज एक्ट भी लगेगा। आपको पता है क्योंकि आपकी जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो लॉ ये बोलता है उनको अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में कराने पड़ेंगे। डीमैट का मतलब समझ आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आपने सुना होगा लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं शेर खान के पास, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होंगे। आज के डेट में ना शेयर्स जो होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रखे जाते, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। लिस्टेड कंपनीज को तो रखने ही होते हैं, और साथ में जितनी पब्लिक कंपनीज हैं अनलिस्टेड उनको भी रखने होते हैं, मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट के अंदर मैंडेटरी है। उसका सेक्शन है 29, जो सेक्शन 29 ये बोलता है कि लिस्टेड कंपनीज को और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को डीमैट कराना मैंडेटरी है, अपने शेयर्स को डीमैट करवाना मैंडेटरी है, मतलब कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, वो मैंडेटरी है। तो उसको जो मेंटेन करते हैं वो है डिपॉजिटरी एक्ट। वो जो रेगुलेट होता है डीमैट सिस्टम, वो किससे मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है डिपॉजिटरीज एक्ट से। तो आप जब पब्लिक इशू लाओगे तो खाली ये एक्ट नहीं लगेगा, इसके साथ में और भी बहुत सारे एक्ट लगेंगे, लेकिन मेनली ये वाला एक्ट लगेगा। मेनली कौन सा लगेगा, इशू ऑफ कैपिटल, लेकिन साथ में और भी एक्ट लगेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हारे को, क्योंकि अब जिक्र छिड़ा तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि डिपॉजिटरीज एक्ट क्या होता है। हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और डिपॉजिटरीज क्या होता है, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ बैंक, डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ बैंक in which shares are kept in electronic form instead of money, instead of money। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक के अंदर आपको क्या होता है कि बैंक में पैसा रख के आपका बैंक के अंदर जो पैसा डलता है वो आपको एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, उसके अंदर जाता है। सिमिलरली डिपॉजिटरी सिस्टम में आप अपने शेयर्स रखोगे बैंक में, ये डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह काम कर रहा है। आप डिपॉजिटरी वालों के पास इनके नीचे इनके एजेंट होते हैं, डिपॉजिटरीज के नीचे, उनको हम बोलते हैं डीपीस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो आपको जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है और शेयर्स परचेस करने हैं तो आपको पहले डीपी के पास अपना अकाउंट खुलवाना होता है, डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। क्या खुलवाना होता है, डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखे जाते हैं। आप पे फिजिकल फॉर्म के शेयर सर्टिफिकेट थे, आप उसको कन्वर्ट करा लोगे इलेक्ट्रॉनिक में। आज के डेट में तो आप शेयर परचेस करोगे आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेंगे, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे पैसा हमारे पास दो तरीके से होता है, फिजिकल फॉर्म में हाथ में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में। तो सेम आपके 10,000 शेयर आपके बैंक में दिखेंगे क्रेडिट में, आपने 2,000 शेयर सेल कर दिए तो वहां से डेबिट हो जाएंगे 2,000 शेयर। ऐसे चलता है सिस्टम, बैंक की तरह चलता है, बस वहां पे शेयर्स होते हैं और नॉर्मल बैंक में आपके पैसे होते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाओगे, हमारे इंडिया में बहुत सारे डीपी हैं, एग्जांपल शेर खान डीपी है। अगर मैं आपसे बात करूं शेर खान के अलावा एचडीएफसी वालों का अपना, एचडीएफसी भी डीपी का काम करते हैं, कोटक महिंद्रा भी करता है। एक मास्टर ट्रस्ट है, मास्टर ट्रस्ट मेरा अपना खुद का इसके पास खुला हुआ है डीमैट अकाउंट, जो मैं ट्रेडिंग करता हूं वो इसके पास खुला होता है। इंडिया में बहुत सारे डीमैट अकाउंट अलग अलग प्लेयर हैं जो डीपीज हैं। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके एजेंट हैं, डिपॉजिटरी के एजेंट है। और इंडिया में खाली दो ही डिपॉजिटरी, एनएसडीएल सीडीएसएल। पब्लिक डीलिंग ये दोनों नहीं करते, पब्लिक डीलिंग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करते हैं। इसका मतलब अगर किसी को डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो एनएसडीएल सीडीएसएल पे जाएगा, वो किस पे जाएगा, डीपीस पे जाएगा और ये खोल के देंगे। ये किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, डिपॉजिटरी के अंडर काम कर रहे हैं। अब ये समझ आ गया। अब तुम्हें मैं बताने के जा रहा हूं, सर आपने पढ़ा कि इसका चैप्टर का नाम क्या है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो एक कंपनी जो कैपिटल इशू करती है वो मेनली 4 रूट से करती है। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ कैपिटल लिख देता हूं मैं,
मेथड्स ऑफ इशू ऑफ कैपिटल, वो मेनली 4 रूट से करती है। एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है राइट इशू, एक होता है बोनस इशू, एंड एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये चारों क्या होते हैं अब ये समझेंगे तब हमारे को चैप्टर समझ आएगा। देखते हैं अब ये चारों क्या है। तो गाइस अब हम करते हैं आगे। तो पब्लिक इशू जो है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक इशू में हम लोग इनविटेशन देते हैं। किसको देते हैं? इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, टू जनरल पब्लिक कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। हम ऑफर नहीं दे रहे, हम इनवाइट कर रहे हैं। याद होगा फाउंडेशन में चीज पड़ी होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। एग्जाम्पल लेके बात करूं, मैंने आपको बोला आई वांट टू सेल यू दिस वॉच, सपोज एग्जांपल पेन की बात कर लेते हैं, आई वांट टू सेल यू दिस पेन एट ₹10। यू सेड सर आई एम विलिंग टू बाय दिस पेन एट ₹10। मैंने आपको क्या दिया? ऑफर। आपने मेरे को क्या दी? एक्सेप्टेंस। लेकिन ऑफर मैंने दिया था, लेकिन केस 2, हमारी कंपनी 1 लाख शेयर लेके आ रही है एट ₹100 ईच वाले, जिसको खरीदने हैं खरीद लो। तो अब हमने ऑफर नहीं दिया, इनवाइट करा है। अब वो बंदा आएगा, वो हमारे को ऑफर देगा। ऑफर कैसे देगा? एप्लीकेशन फॉर्म भर के। वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और कंपनी बदले में आपको क्या करेगी? अलॉटमेंट। और अगर कंपनी ने आपको अलॉटमेंट कर दी तो वो एक्सेप्टेंस है, वो एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब कंपनी पब्लिक इशू में ऑफर नहीं देती, इनवाइट करती है। क्या करती है? इनवाइट करती है। कैसे? थ्रू प्रोस्पेक्टस। थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इशू कैसे आता है? थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, मार्केट में लोगों को इन्वाइट किया जाता है। तो एक तरीका तो ये है, पब्लिक इशू से लाओ और शेयर्स बेचो, कैपिटल इशू करने का। एक तरीका क्या? राइट इशू में शेयर्स बेचो। राइट इशू में जो शेयर्स मिलते हैं वो खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड बोलना गलत रहेगा, एट अ फेवरेबल प्राइस। फेवरेबल बोल लो। फेवरेबल का मतलब क्या है? ये डिस्काउंटेड बोल लो। ऑल्दो मैं तुम्हारे को भी बताऊंगा कि डिस्काउंट तो एक्चुअल में देना अलाउड नहीं है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 53 क्लियर कट मना करता है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, टोटल प्रोहिबिशन है। मैं अभी बात करूंगा ये क्या मतलब है इसका। पहले राइट इशू समझ लो। आपकी कंपनी मार्केट में शेयर्स लेके आ रही है, लेकिन उसको लगा यार मार्केट में लाने से पहले कुछ शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी दे देते हैं। किसको दे देते हैं? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब वो आपकी कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है, तो उनको कुछ तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना, कुछ तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तुम अगर बाहर शेयर बेचने जा रहे हो 1000 रुपए का, तुम उनको भी दोगे 1000 रुपए का, तो क्या फर्क है तुम्हारे, मतलब तुमने बाहर वालों में और घर वालों में फर्क क्या रखा? तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, राइट इशू में ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया लाया जाता है और ये थोड़ा सा फेवरेबल प्राइस पे दिया जाता है। फेवरेबल प्राइस कैसे? सपोज अगर कंपनी मार्केट में इशू प्राइस रख रही है शेयर का 1000 रुपए, मार्केट में ला रही है वो 1000 रुपए का, और वो कंपनी में पब्लिक इशू के अंदर, और वो कंपनी में बोल रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि जिनको हमारे से ही शेयर खरीदने हैं खरीद लो राइट इशू की फॉर्म में, हम आपको देंगे 600 रुपए में। इसका मतलब क्या? ये डिस्काउंट पे क्यों नहीं है? मान लो इसके शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए, मतलब था सिस्टम क्या समझ आ गया होगा, फेस वैल्यू थी 100, इशू प्राइस हमने जो मार्केट में रखा वो कितना रखा? 1000, और राइट इशू में कितने का बेचा हमने? 600 का। इसका मतलब हम प्रीमियम तो इनसे भी चार्ज कर रहे हैं, बाहर वालों से भी, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं और बाहर वालों से भी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, उनसे प्रीमियम थोड़ा कम चार्ज कर रहे हैं, अंदर वालों से शेयर होल्डर से बाहर वालों से ज्यादा। डिस्काउंट पे हम कब बोलते हैं कि अगर शेयर 100 रुपए का और कंपनी 90 का दे रही है, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट, क्या फेस वैल्यू से नीचे दे रहे हो, और वो देना अलाउड नहीं है। किसके द्वारा अलाउड नहीं है? सेक्शन 53 ने टोटल कट, टोटल प्रोहिबिशन कर रखी है। कंपनी एक्ट का सेक्शन 53 क्लियर कट बोलता है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, टोटली मना है। तो हम डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहे ना, हम फेवरेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली आपको इशू प्राइस से कम पे दे रहे हैं, तो हम प्रीमियम इनसे भी ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, और बाहर वालों से भी ले रहे हैं। बाहर वालों को 1000 का बेच रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू की फॉर्म में हम 600 का दे रहे हैं, लेकिन 500 रुपए का प्रीमियम तो इनसे भी ले रहे हैं, क्योंकि 100 की फेस वैल्यू, 500 का प्रीमियम।
और बाहर वालों से हम 900 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, 100 की फेस वैल्यू 900 का प्रीमियम। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 100 रुपए के शेयर पे 900 रुपए का प्रीमियम। हाँ भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, जाके चेक करो, कंपनियां 2-2 हजार 5-5 हजार पे प्रीमियम चार्ज करती है अपने शेयर के ऊपर। तुम लोगों ने ना अकाउंट्स में तुम्हें गलत सिखाया जाता, रटाया जाता है 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का प्रीमियम। तुमने आज तक वही देखा है, तुमने आज तक जितनी भी चीजें देखी ना अकाउंटिंग में, तुमने यही देखा है कि यार जो प्रीमियम होता है वो फेस वैल्यू से कम पे आता है। अगर फेस वैल्यू 10 है तो प्रीमियम 2 का होगा, 3 रुपए का होगा। एक्चुअल लाइफ में जब तुम जाओगे तो पता लगेगा जितनी फेस वैल्यू नहीं होती उससे 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स प्रीमियम ज्यादा चार्ज करती है कंपनी। आपकी जितनी औकात है आप उतना प्रीमियम चार्ज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को अगर लगता है कि उसकी मार्केट में इतनी वर्थ है, लोग उसको मुंह मांगा पैसा देंगे उसके शेयर का, तो चार्ज करो। डिमांड सप्लाई गई तो खेल है। अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो कंपनी आपसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही है, डिमांड नहीं आ रही तो कंपनी आपसे कम प्रीमियम चार्ज कर रही है। तुमने एक चीज देखी हो, छोले भटूरे वाला 20 रुपए के छोले भटूरे भी बेचते हैं, छोले भटूरे वाले 50 रुपए के छोले भटूरे बेचते हैं, हल्दीराम वाले 120-130 रुपए के छोले भटूरे भी बेचते हैं। जिनको जिनकी वैल्यू पता है वो उतने ही बेचते हैं। क्वालिटी में नो डाउट डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत होगा ऑल्दो हल्दीराम में और उनमें, लेकिन तुम्हें ऐसे ऐसे छोले भटूरे वाले मिलेंगे जिनकी 50-60 रुपए की प्लेट है और उनकी टक्कर हल्दीराम से ही है। लेकिन क्या है, लोग हल्दीराम को दे रहे हैं क्योंकि उनका ब्रांड है। तो सेम अगर आपकी कंपनी का ब्रांड है, आपको लगता है आपकी कंपनी की औकात है, तो प्रीमियम चार्ज करो जितना आपको लगता है। तो राइट इशू समझ आ गया। लेकिन इसी समझने वाली क्या है, राइट इशू खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया था। और ऐसे हम राइट इशू क्यों बोल रहे हैं कि हम पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं कि ये आप लोग खरीद लो, ये नहीं खरीदेंगे तो बाहर तो बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पहला अधिकार किसको दे रही है कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर ये नहीं खरीदेंगे तो बाहर बेच दिए जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट इशू। इसे हम क्या बोलते हैं, राइट इशू बोलते हैं। और ये कैसे दिए जाते हैं, थोड़ा सा इशू प्राइस से कम पे दिए जाते हैं इनको। नेक्स्ट आता है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, इसमें आपको जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है, जैसे आपको यहां पे भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यहां पे भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और कंपनी आपको अलॉटमेंट करेगी। यहां पे डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है। क्या होती है, डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है। मतलब डायरेक्ट अलॉटमेंट का मतलब क्या, यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही नहीं होता, क्योंकि बोनस इशू ना कंपनी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कंपनी आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती। कंपनी स्कीम निकालती है, हर 2 शेयर पे 1 शेयर। हम जिन के पास 2 शेयर है उनको 1 शेयर हम बोनस में दे रहे हैं। तो मतलब किसी के पास अगर 10 शेयर हैं तो उसको 5 बोनस शेयर मिलेंगे, किसी के पास 100 शेयर है तो उसको 50 बोनस शेयर मिलेंगे। तो कंपनी ऐसे करके स्कीम निकालती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और जब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, आपसे कुछ ले ही नहीं रही, तो आपसे पूछेगी थोड़ी डायरेक्टली आपके पास शेयर क्रेडिट हो जाते हैं, आपको आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करवा दिए जाते हैं। इसे हम बोलते हैं बोनस इशू। और लास्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। लास्ट क्या आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या चीज है, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, प्राइवेट प्लेसमेंट का कंपनी लॉ में सेक्शन है 42 और मैं वो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, एनी ऑफर अदर देन पब्लिक ऑफर, अदर देन पब्लिक ऑफर इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। कोई भी ऑफर जो पब्लिक ऑफर नहीं है फिर वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, सेक्शन 42 में लिखा हुआ है। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट है जो अदर देन पब्लिक ऑफर, इसका मतलब क्या है, हालांकि इसमें राइट इशू भी कवर नहीं होता। देखो पब्लिक इशू में क्या होता है, आप लोगों को इनवाइट करते हो। अब सपोज आपकी कंपनी पब्लिक इशू नहीं लेके आना चाहती, अगर सपोज अब आपकी कंपनी शेयर बेचना चाहती है, अब शेयर बेचना चाहती है बाहर वाले को, अब बाहर वाले को बेचना चाहती है लेकिन पब्लिक इशू लाना नहीं चाहती, और राइट इशू तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है फेवरेबल प्राइस पे, और बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये दोनों तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए है और ये जनरल पब्लिक के लिए है, लेकिन इसमें हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं। लेकिन सपोज कोई कंपनी बड़े लेवल पे इनवाइट नहीं करना चाहती, वो कुछ गिने चुने लोगों को शेयर बेचना चाहती है जो हमारे नोन में है, लेकिन वो हमारे कंपनी के पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, वो आउटसाइडर है, लेकिन हमारे नोन में है। तो मैं कह सकता हूं कि वो आइडेंटिफाइड पर्सन है। क्या है, आइडेंटिफाइड पर्सन है। ये सेक्शन 42 की वर्डिंग बता रहा हूं तुम्हारे को। सेक्शन 42 में लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट आइडेंटिफाइड पर्सन को होती है, मतलब आप उनको ऑलरेडी जानते होते हो, मतलब वो आपकी बाहर पड़ोसी हो सकते हैं, आपके नोन में हो सकते हैं, आपकी कोई कंपनी के पास्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप उनको शेयर्स दे रहे हो, पास्ट में कभी एम्प्लॉय रह चुके हो सकते हैं, आपके नोन में हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स के, आप उनको शेयर अलॉट कर रहे हो, इसका मतलब आप उन्हें जानते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू में आप लोगों को जानते नहीं होते, आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट करो, जिसको आगे खरीदना खरीदो। तो यहां पे आप इन्विटेशन देते हो, ऑफर नहीं देते, करेक्ट। लेकिन यहां पे आप ऑफर देते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट में आप ऑफर देते हो आइडेंटिफाइड पर्सन को, जिनको आप जानते हो हमारे शेयर खरीद लो, और वो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो उनको तो क्या लगेगा फिर, राइट इशू।
और अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देना चाहते हैं तो फिर क्या लगेगा, बोनस इशू। आप ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू देना चाहते हैं ना बोनस इशू देना चाहते, आप बाहर वालों को शेयर बेचना चाहते हो लेकिन पब्लिक इशू के रूट से नहीं आना चाहते, तो फिर आप किस रूट में आओगे, प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से। आप डायरेक्टली ऑफर दे दो, शेयर बेच दो, फिर वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन इसमें मैंने बताया, इसमें फोकस क्या रखना है, ये खाली किसको होती है, आइडेंटिफाइड पर्संस को होती है, आप जिनको ऑलरेडी जानते होते हो। तो मेनली ये 4 रूट होते हैं, ऑल्दो ईसॉप भी होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी होता है, और भी कई चीजें होती है, लेकिन मेनली ये 4 होते हैं। अब तुम्हारे से थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो ये आपको समझ आ गया कि एक कंपनी कैपिटल इन 4 मेथड से इशू कर सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इशू ऑफ कैपिटल। और इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा इस एक्ट के अंदर। अब इसके ऊपर मैं अगर आगे बात करूं तो और आगे आते हैं, तो अगर मैं इसके अंदर अब बात करूं आप लोगों से, तो एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन 23 है, वो डील करता है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में। किसमें डील करता है, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज अवॉइडेड देन शेयर, इट इंक्लूड डिबेंचर, शेयर, सब कुछ, सबको जोड़ दो तो क्या वर्ड बनता है, सिक्योरिटी। वो ये बोलता है कि ये 2 कंपनियों के तरफ से बात करता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 23 ये बोलता है एक पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर डिबेंचर इशू करेगी, वो 4 मेथड से कर सकती है, जो आपने अभी पीछे पढ़े, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। लॉ ने बोला कि सर पब्लिक कंपनी 4 मेथड से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, आपको चारों पता है। और प्राइवेट कंपनी खाली 3 मेथड से कर सकती है, राइट इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, नहीं ला सकती, उसको खाली 3 ही मेथड अलाउड है। क्योंकि आपको पता होगा सर पब्लिक इशू कराने के बाद लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, और लिस्टिंग से क्या फायदा होता है, फ्री ट्रेडेबिलिटी होती है। फ्री ट्रेडेबिलिटी क्या होता है, आसानी से शेयर खरीदो, आसानी से शेयर बेचो। और अगर आपने पढ़ा हो तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी में डील करता है। 2 क्लॉज 68 किस में डील करता है, प्राइवेट कंपनी में। और सेक्शन 2 क्लॉज 68 का एक सब क्लॉज 3 था, उसमें लिखा हुआ था प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज, टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। तो उससे आपने एक चीज पढ़ी थी कि प्राइवेट कंपनी को इन्विटेशन टू द पब्लिक का मतलब क्या है, अभी तुम्हारे को बताया, इन्विटेशन मींस पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी को इन्विटेशन लाने पे टोटली क्या है, मना। किस चीज का इन्विटेशन, सिक्योरिटीज का, ना तो शेयर्स का ना डिबेंचर्स का। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेके नहीं आ सकती, ना तो शेयर्स का ना डिबेंचर्स का। मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकती है, डिबेंचर नहीं बेच सकती, लेकिन पब्लिक इशू के रूट से नहीं बेच सकती। वो जनरल पब्लिक को जो शेयर्स बेचेगी वो किस रूट से बेचेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से बेचेगी। शेयर डिबेंचर जो बेचेगी पब्लिक इशू के रूट से नहीं बेचेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्लियर कट खुद ही मना करता है कि प्राइवेट कंपनी में टोटली प्रोहिबिशन है कि पब्लिक इशू नहीं ला सकती। और इसीलिए सेक्शन 23 ने भी उस बात को फॉलो करा, और उन्होंने ये बोला कि 23 में कि 2 तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक कंपनी 4 मेथड सिक्योरिटी इशू कर सकती है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्राइवेट कंपनी 3 तरीके से कर सकती है, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये तो आपको पता ही है क्या है, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अब आपसे बात करूं तो सर पब्लिक इशू 2 तरीके के होते हैं, पब्लिक इशू 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्विटेशन लाती है कि जी हमारी कंपनी एक्स लिमिटेड मार्केट में 1 लाख शेयर लेके आ रही है एट ₹100 ईच वाले,
जिसको खरीदने है खरीद लो। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आती है तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ, फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आती है। लेकिन उसके बाद वो जितनी बार भी आगे वाले सालों में पब्लिक इशू लेके आएगी तो उसे हम बोलेंगे एफपीओ, उसे हम क्या बोलते हैं, एफपीओ। इसका मतलब जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आती है तो वो आईपीओ, आगे जाके जितनी बार भी लेके आएगी तो वो क्या कहलाएगा, एफपीओ। तो आईपीओ और एफपीओ में फर्क समझ आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। और इसके लिए वो क्या इशू करेगी, एडवर्टीजमेंट इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी मार्केट के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज पढ़े उसको हम दो अलग तरीके से भी बात करते हैं। अगर मैं मेथड्स के हिसाब से बात करूं इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के ही, तो उसको मैं एक अलग तरीके से भी नाम देते हैं, ये हमारा अपना बनाया हुआ है जो मैं बच्चे को सिखाता हूं क्लास में। एक होता है इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट। एक होता है अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन। एक होता है इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, एक होता है अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन। अब जरा एक चीज समझो, इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है, कंपनी इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू परचेज सिक्योरिटीज। कंपनी इनवाइट कर रही है जनरल पब्लिक को किस चीज के लिए, सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए जो उन्होंने पब्लिक इशू में ऑफर दी हैं, इनवाइट करी हैं। कैसे इनवाइट करेगी, थ्रू प्रोस्पेक्टस, थ्रू प्रोस्पेक्टस। स्टेप 2 क्या होगा, इन्वेस्टर में लिख रहा हूं, उसकी मर्जी है, मे परचेज द सिक्योरिटीज बाय फिलिंग, क्या फिल करना है उसको, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे और उसके बेस पे फिर कंपनी उसको अलॉट कर देगी। तो अच्छा, इसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, इसका मतलब क्या करा, उसने कंपनी को ऑफर दे दिया, उसने कंपनी को क्या दे दिया, ऑफर दे दिया। स्टेप 3, देन कंपनी में, अच्छा कंपनी के लिए में क्यों लगा रहा हूं, कंपनी की मर्जी है, उसके बाद भी वो अलॉट करेगी नहीं करेगी, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म पूरी है या नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट पूरी है नहीं है, वो सारी चीज देखने के बाद कंपनी में अलॉट सिक्योरिटीज टू दैट इन्वेस्टर। तो कंपनी उस एप्लीकेंट, इस तरह एप्लीकेंट लिखना चाहे एप्लीकेंट लिख सकते हैं, जिसने एप्लीकेशन लगाई तब कौन हो गया, एप्लीकेंट। टू दैट इन्वेस्टर की जगह तो लिख सकते हो टू एप्लीकेंट। कंपनी उसको एप्लीकेंट इन्वेस्टर है, अलॉट कर सकती है। अगर अलॉट कर दे इसका कंपनी ने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। सबसे पहले कंपनी ने इन्वाइट करा, आपने कंपनी को ऑफर दिया, कंपनी ने एक्सेप्टेंस दे दी। और अगर आपको याद हो कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट को रेगुलेट कौन करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहां पे इस सेबी आईसीडीआर के साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी लगेगा। इसलिए मैंने बोला था कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो खाली ये नहीं है, ये सब रेगुलेशन लगेंगे और भी बहुत सारे एक्ट लगेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। और आपको पता है इन्विटेशन अलॉटमेंट, इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू, पब्लिक इशू। और आपको पता है इस रूट में खाली कौन आ सकती है, ओनली पब्लिक कंपनीज, ओनली पब्लिक कंपनीज। फिर एक आता है अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन। इसका मतलब क्या है, कंपनी डायरेक्ट ऑफर दे रही है कि हमारे शेयर खरीद लो, और सामने वाला डायरेक्ट एक्सेप्टेंस दे रहा है कि ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूं। तो डायरेक्ट ऑफर, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, अभी तुमने देखा अगर किसी बाहर वाले को हम डायरेक्टली ऑफर देके शेयर बेचते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये किसकी बात हो रही है,
प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है। और इसी के अंदर देखो अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन में राइट इशू भी आ सकता है कि उसमें भी हम आपको सीधा ऑफर देते हैं, इनवाइट नहीं करते। बोनस इशू भी आ सकता है, डायरेक्ट अलॉटमेंट होती है, इनवाइट नहीं करते। तो ये सब जो राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट है वो सब किसका पार्ट है? अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन का। और इसके अंदर क्या क्या है? राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, और इसमें क्या आ गया? पब्लिक इशू। अब जो ये है ये खाली पब्लिक कंपनी ला सकती है, लेकिन अगर मैं इस वाले मेथड की बात करूं तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों ला सकती हैं। प्राइवेट भी ला सकती है और पब्लिक भी ला सकती है। इस मेथड में से दोनों ही आ सकती हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, और क्या देखना, अब जरा देखो सर, जब कोई कंपनी मान लो एक्स लिमिटेड है, मान लो ये कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है, लेकिन पब्लिक इशू तो अब ला रही है। मान लो ये कंपनी 2008 में बनी थी। अच्छा 2008 में बनी तो सपोज इसको, आपको पता है पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। सपोज इसको 7 मेंबर्स ने बनाया था, 7 मेंबर ने बनाया था, और इसके अंदर टोटल में उन्होंने 5 लाख रुपए लगाया था। मान लो 5 लाख रुपए की उन्होंने कैपिटल लगाई थी इस कंपनी के अंदर 2008 में, और ये कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट हुई है? 2008 में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2008 में, और 7 मेंबर्स ने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई मान लो। तो एक समझने वाली चीज पता क्या है, नॉर्मल बंदे को क्या लगता है, मान लो 2008 में कंपनी जब अच्छा ये कैसे इन लोगों ने शेयर खरीदे होंगे? कैसे खरीदे होंगे? कंपनी बनते के टाइम पे जब वो खरीदते हैं तो उसे वो कैसे खरीदे होंगे उन्होंने? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम बनके। आपको पता है जब कंपनी बनती है तो मेमोरेंडम में जो लोग कंपनी बना रहे हैं अपना नाम डालते हैं, नाम के आगे अपने शेयर्स डालते हैं और वो शेयर खरीद लेते हैं। तो ये इन लोगों ने, ये तो प्रमोटर्स ही है कंपनी के। 7 मेंबर कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी बनाई है। तो इन लोगों ने पब्लिक इशू के रूट से थोड़ी नहीं है शेयर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिन्होंने स्टार्टिंग में खरीदे थे इसे हम बोलते हैं प्राइवेट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट अरेंजमेंट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट क्यों है? प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी बनने के बाद सेक्शन 42 लगता है। कंपनी बनने के बाद आप जिनको जानते हो तो उनको अलॉट करते हो। ये कंपनी बनने से पहले ही आप लोगों ने सब्सक्राइब करे और कंपनी बनने के बाद आप इनको अलॉट कर रहे हो। तो इसको हम एक नाम देते हैं प्राइवेट अरेंजमेंट, कि आपने प्राइवेटली अलॉट करे। किसको दे रहे थे? स्टार्टिंग में जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स उनको दिए। तो ये पब्लिक इशू था नहीं। तो मान लो अब कंपनी 2008 में नॉर्मल चल रही है, फंक्शनिंग कर रही है। 2012 में कंपनी को लगता है कि यार मार्केट में 10 लाख फ्रेश शेयर्स इशू करते हैं। 10 लाख क्या इशू करते हैं? सपोज इन्होंने पहले 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी। मान लो इन्होंने 50,000 शेयर्स इशू करे थे पहले एट ₹10 ईच वाले। तो कितने हो गई? 50 लाख। 5 लाख की कैपिटल ये इन्होंने पहले लगाई हुई थी। मान लो कंपनी 10 लाख फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है एट ₹10 ईच वाली। इसका मतलब अब कंपनी मार्केट से कितना पैसा रेज करना चाहती है? 1 करोड़ रुपए पब्लिक इशू के रूट से। तो ये पब्लिक इशू के रूट से ला रही है, तो हम इसे आईपीओ बोलेंगे या एफपीओ? मेरा ये क्वेश्चन है तुम्हारे से, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक बार शेयर अलॉट कर चुकी है कंपनी बनने के टाइम पे। अब वो पब्लिकली मार्केट में कब ला रही है? 2012 में। और कंपनी बनी कब थी? 2008 में। लेकिन उस टाइम उन्होंने शेयर प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू दिए थे। अब वो फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आ रही है मार्केट में, जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रही है। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, आईपीओ बोलेंगे या एफपीओ बोलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी एक बार शेयर आ चुके हैं। सर आईपीओ ही बोलेंगे, अभी भी आईपीओ ही बोलेंगे, क्योंकि पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल मींस फर्स्ट टाइम। पब्लिक ऑफर तो ये फर्स्ट टाइम ला रही है ना, भले ही पहले ला चुकी हो शेयर्स, लेकिन पहले वो किस फॉर्म में लाई थी? प्राइवेट अरेंजमेंट की फॉर्म में लाई थी। अब किस फॉर्म में लेके आ रही है? पब्लिक इशू की फॉर्म में लेके आ रही है। तो ये आईपीओ कहलाएगा 2012 में, भले ही क्योंकि पब्लिक इशू फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये आईपीओ कहलाएगा, एफपीओ नहीं कहलाएगा। आईपीओ ही कहलाएगा। अब इसके बाद अगर सपोज कंपनी 2014 में पब्लिक इशू दोबारा लेके आती है तो वो क्या कहलाएगा? एफपीओ। वो क्या कहलाएगा? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो ये बात समझ आती है। और एक चीज और, लॉ ये बोलता है कि जैसे अब कंपनी आईपीओ ला रही है, तो अभी तक तो ये अनलिस्टेड कंपनी थी, अब जैसे ही ये आईपीओ ला रही है तो लॉ कहता है इसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। वो लिस्टिंग कराने वाली बात किसने बोली? सेक्शन 40 ने। किसने बोली? सेक्शन 40 ने। और खाली साथ में ये वाली बात नहीं है, सेक्शन 40 के अलावा सेक्शन 29 जो है कंपनी एक्ट का, ये बोलता है कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है वो जितने नए शेयर ला रही है उनको तो वो डीमैट फॉर्म में ही इशू करेगी, और जो उनके अगर पुराने वाले शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, जैसे उन्होंने पहले 50 शेयर ऑलरेडी इशू करे हुए थे, तो उनको वो वाले शेयर भी जो प्रमोटर्स के पास है वो डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। मतलब उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर है पहले वाले वो भी डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, और जो फ्रेश वो लेके आ रही है अब सारे डीमैटिजेशन सबकी होगी, डीमैट सब भी कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, सारे के सारे डीमैट में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, पहले वाले भी और अब वाले भी। फायदा क्या है इससे? सर अगर आप पहले वालों को डीमैट नहीं कराओगे और नए वालों को डीमैट करवाओगे
तो उससे क्या होगा, नए वालों की तो फ्री ट्रेडेबिलिटी है, जो मर्जी खरीदे जो मर्जी बेचे, पुराने वाले बेचारे लगे रहेंगे, बेच ही नहीं पाएंगे स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में खाली डीमेट वाले शेयर बिकते हैं, तो इसलिए उनको भी क्या बोला कि आपको भी अपने शेयर डीमेट में कराने मैंडेटरी हैं, जो प्रमोटर्स के पास सारे पड़े हुए थे 50,000 शेयर्स। तो जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो उसको दो चीजें मैंडेटरी हैं। सेक्शन 40 क्या बोलता है, कंपनी एक्ट का लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, और सेक्शन 38 क्या बोलता है, कंपनी एक्ट का उसको डीमेट में कराने मैंडेटरी है। और डीमेट में जो ला रहे हैं वो तो है ही, जो पहले से ऑलरेडी इशू किए हैं वो भी डीमेट में कराने उनको मैंडेटरी पड़ेंगे। तो ये बात समझ आती है हमारे को, ये मैंने लिंक कर दी बात तुम्हारी किससे किससे किससे, डीमेट से और पब्लिक इशू से। अब और आते हैं आगे। सर जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो वो दो तरीके से लाती है, एक लाती है फ्रेश इशू, मैं जरा ऐसे बना देता हूं इसको। पब्लिक इशू पहले तो आपको पता है दो तरीके का होता है, पब्लिक इशू दो तरीके का होता है, अब आपने मेरे से देख लिया, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ एफपीओ, आईपीओ के अंदर भी ना कंपनी दो तरीके से शेयर्स बेचती है, एक बेचती है फ्रेश इशू, एक बेच करती है वो ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। और एफपीओ में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्रेश इशू, एक होता है ऑफर फॉर सेल। जरा क्या फर्क है समझो। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने ऑलरेडी 1,00,000 शेयर्स एट ₹10 ईच वाले इशू किए हुए थे प्रमोटर्स को। किसको इशू किए हुए थे, प्रमोटर्स को इशू किए हुए थे ऑलरेडी। मान लो ये कंपनी 2008 में बनी थी और तब इशू किए हुए थे। मान लो अब ये कंपनी 2020 के अंदर पब्लिक इशू लेके आ रही है 1,00,000 शेयर्स का, और तो इसका मतलब 1,00,000 इन्होंने ऑलरेडी इशू किए हुए थे, 1,00,000 अभी पब्लिक इशू की फॉर्म में ला रहे हैं, 1,00,000 शेयर्स और एट ₹10 ईच वाले मान लो। तो मगर हो क्या रहा है कि जो 1,00,000 है वो तो है ही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग 1,00,000 शेयर थे उसमें से शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हमारे भी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर वो कह रहे हैं कि हमारे को इस कंपनी में ज्यादा शेयर नहीं रखने, हमारे भी 50,000 शेयर बिकवा दो जनरल पब्लिक को। क्या बिकवा दो, जनरल पब्लिक को बिकवा दो। तो जो कंपनी, अब इसकी सिचुएशन कैसे बनेगी कि ये कंपनी फर्स्ट टाइम ला रही है शेयर्स मार्केट में, पब्लिक इशू तो फर्स्ट टाइम ला रही 2020 में, तो इसका मतलब अगर मैं आपको इसको लिंक करूं यहां से तो ऐसे बनेगा ये कि इनके फ्रेश इशू में 1,00,000 शेयर्स आएंगे जो ये नए लेके आ रही है 2020 में, प्लस ऑफर फॉर सेल में कौन से आएंगे, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अलॉटेड शेयर थे 1,00,000 उसमें से जो 50,000 शेयर होल्डर बेचना चाहते हैं उनको लाएंगे हम ऑफर फॉर सेल में। वो किस में आएंगे, ऑफर फॉर सेल में, क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 शेयर्स, 50 के शेयर्स ये ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स हैं। हालांकि जो जनरल पब्लिक है उसके लिए तो मार्केट में पब्लिक इशू 1.5 लाख शेयर्स का ही आ रहा है, लेकिन उस 1.5 लाख शेयर्स की बाइफर्केशन क्या है कि 1,00,000 उसमें न्यू शेयर्स हैं और 50,000 उसमें ऑफर फॉर सेल वाले एग्जिस्टिंग शेयर हैं। तो बेसिकली होगा क्या, जो कंपनी फ्रेश शेयर ला रही है, जो कंपनी की बैलेंस शीट होगी उसमें लाइबिलिटी साइड के अंदर कंपनी की ऑलरेडी 1,00,000 इक्विटी शेयर लिखे होंगे, करेक्ट, और कंपनी अब 1,00,000 और ला रही है, तो इस 1,00,000 जो कंपनी नए लेके आ रही है इससे बैलेंस शीट अफेक्ट होगी, मतलब इसकी बैलेंस शीट में एंट्री जाएगी, क्योंकि कंपनी फ्रेश शेयर इशू कर रही है, 1,00,000 पहले थे, 1,00,000 और लेके आ रही है। लेकिन क्या इस 50,000 की बैलेंस शीट में एंट्री जाएगी, इससे कोई बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है, सर कंपनी की कैपिटल थोड़ी बढ़ रही है इस 50,000 से, ये तो ऑलरेडी अलॉटेड शेयर है, बस ये जो 50,000 शेयर पहले प्रमोटर्स के पास थे, अब ये प्रमोटर्स से किसके पास चले जाएंगे, जनरल पब्लिक के पास चले जाएंगे। बस प्रमोटर्स अपने शेयर डायरेक्टली नहीं बेच रहे, वो किसके थ्रू बिकवा रहे हैं, कंपनी के थ्रू बिकवा रहे हैं, पब्लिक इशू के रूट से। तो प्रमोटर्स के थ्रू ये शेयर प्रमोटर्स से किसके पास हो जाएंगे, जनरल पब्लिक के पास हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो कैटेगरी है ये कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की कैटेगरी है। ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं किसके पास से, प्रमोटर्स के पास से किस पे जा रहे हैं, जनरल पब्लिक में जो बंदा शेयर खरीदेगा उसके पास जा रहे हैं। तो हम ले दे के, लेकिन
और जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास थोड़ी जाएगा, इस वाले शेयर्स का पैसा। इस वाले शेयर्स का पैसा तो प्रमोटर्स ही लेंगे, ये वाले शेयर्स तो उनके हैं, वो सिर्फ कंपनी के पब्लिक इशू के रूप से बिकवा रहे हैं। उसके लिए कंपनी हो सकता है थोड़ी बहुत उनसे कमीशन चार्ज कर ले बिकवाने के लिए, लेकिन बिकवा वो कंपनी जो उनके शेयर बिकवा रही है वो प्रमोटर्स की बिकवा रही है। तो जो शेयर्स बेच के जो पैसा भी आएगा इस वाले 50,000 शेयर का, वो कंपनी के फंड्स में थोड़ी आएगा, वो तो किसके पास जाएगा, उन प्रमोटर्स के पास जाएगा जिनके पास वो शेयर्स थे। और इस वाले 1 लाख शेयर्स का पैसा जो फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगा। तो बैलेंस शीट में इस 1 लाख इक्विटी शेयर का इफेक्ट तो दिखेगा जो नए इशू हैं, लेकिन इस 1 लाख इक्विटी शेयर में कोई फर्क आया है नहीं। ये 1 लाख पहले भी थे आज भी, बस इस फर्क इतना है कि इस 1 लाख में से जो 50,000 के पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कोई और थे, अब आज कोई और है। तो जब आपकी कंपनी फ्रेश इशू करती है तो उसके लिए जब हम वो मार्केट में इन्वाइट करती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे और एप्लीकेशन भरे और एक्सेप्ट कर ले, तब हम बोलते हैं उसको इशू वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है, मतलब फ्रेश इशू कब हम उसमें एप्लीकेशन वर्ड कब यूज करते हैं कि जब कंपनी फ्रेश इशू लेके आती है। जब हम ऑफर फॉर सेल कब वर्ड यूज करते हैं, जब कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग शेयर्स को बिकवा रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। तो सेम जो चीज यहां समझी है एफपीओ के केस में भी हो सकती है। हो सकता है कि कंपनी फ्रेश इशू एफपीओ को और लेके आ रही है और कुछ पहले वाले शेयर्स लोग बिकवाना चाहते हो। तो ये होता है एक फ्रेश इशू के एक इसका आई पे 2 तरीके से आ सकता है, मतलब पब्लिक इशू 2 तरीके से आ सकता है, उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो फ्रेश इशू सकता है ऑफर फॉर सेल, या दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी खाली फ्रेश इशू लाए ऑफर फॉर सेल ना लाए, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पब्लिक इशू के रूट से खाली ऑफर फॉर सेल लाए फ्रेश इशू ना लाए, खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स पब्लिक इशू के थ्रू बिकवाए। और ऐसा भी हो सकता है कंपनी दोनों करे, 1 लाख शेयर यहां से जैसे उठा लिए, 50,000 शेयर वहां से उठा लिए, जैसे मैंने तुम्हारे एग्जांपल लेके बताया। तुम्हें अगर याद हो तो बहुत पहले की बात समझा देता हूं। कोल इंडिया जो कंपनी है इंडिया के अंदर, कोल इंडिया 2014 से पहले इनकी 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास थी। किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास। देन लेटर ऑन 2000 इससे 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास थी, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले ये अनलिस्टेड कंपनी थी, मार्केट में तो कोई शेयर थे ही नहीं ना, इनके सारे शेयर किसके पास थे, गवर्नमेंट के पास। लेटर ऑन इनको लगा कि यार हम लोग पब्लिक इशू लेके आते हैं और अपने आधे से ज्यादा शेयर्स बिकवा दिए। इन लोगों ने अपनी मोर देन 50%, अप्रोक्सीमेटली 50 मान लो, शेयर होल्डिंग बिकवा दी जनरल पब्लिक को। 2014 में पब्लिक इशू वगैरह लाए और उसके बाद इन्होंने जनरल पब्लिक को अप्रोक्सीमेटली अपनी 2014-15 के आसपास पब्लिक इशू लाए थे और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली अपनी 50% शेयर होल्डिंग बेच दी जनरल पब्लिक को। अच्छा, इसका मतलब इन्होंने क्या करा है, ऑफर फॉर सेल लाए, पब्लिक इशू के रूप से है, मगर उसमें इन्होंने क्या करा है, ऑफर फॉर सेल। तो क्या इससे बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं। जो शेयर्स गवर्नमेंट के पास थे उसी में से 50% किसको बेच दिए, सरकार को। फ्रेश इशू थोड़ी लाए हैं, तो बैलेंस शीट में तो जितने शेयर ऑलरेडी दिखा रहे थे उतने ही दिखाएंगे, और जो पैसा आएगा ये शेयर्स जनरल पब्लिक को जो बिकेंगे वो पैसा सरकार के जो एग्जिस्टिंग सरकार के पास जो शेयर होल्डिंग थी उन्हीं के पास सरकार पे जाएगा, कंपनी में थोड़ी जाएगा। बस कंपनी उसके लिए अपनी कमीशन चार्ज कर सकती है बिकवाने के लिए। तो उस केस में इसी को हम लोग, तुमने अब सुना भी हो सरकारी भाषा में, लीगल भाषा में, तो इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, की इन्होंने अपने शेयर्स का क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट की अपनी आधी से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसको बेच दी, आधी शेयर होल्डिंग आधी से ज्यादा किसको बेच दी, जनरल पब्लिक को बेच दी। मगर वो कैसे बेची, ऑफर फॉर सेल, पब्लिक इशू के रूप से लाए लेकिन ऑफर फॉर सेल किया। सिमिलरली तुम्हारा एक और बताता है, कंपनी है डी मार्ट, तुमने सुना हो, हालांकि डी मार्ट तो बेसिकली ब्रांड है, उनकी कंपनी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। एक डी मार्ट है, सुनाओ नाम में। डी मार्ट वालों ने भी क्या करा था, सेम कुछ कंसेप्ट करा था। मान लो उनके 1 लाख ऑलरेडी शेयर थे, मान लो उनके 1 लाख ऑलरेडी शेयर्स थे, और मान लो उन्होंने 1 लाख का वो फ्रेश 1 लाख शेयर्स का वो फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं। तो ये फ्रेश इशू है, लेकिन इनमें से क्या हुआ, जो ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स थे इसमें से भी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50% शेयर्स इन्होंने बेच दिए थे। मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। तो 50% शेयर्स इन्होंने बेचे होंगे, वो कैसे बेचे होंगे, थ्रू ऑफर फॉर सेल। मतलब इनके ये तो ऑलरेडी शेयर्स थे, ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स थे प्रमोटर्स वगैरह को, और ये 1 लाख फ्रेश इशू लाए, तो 50% मतलब इसमें कितने, 50,000 शेयर्स इन्होंने ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच दिए। तो जनरल पब्लिक को जो पब्लिक इशू दिया गया, वो तो कितने शेयर्स का दिया गया जनरल पब्लिक को पब्लिक इशू, 1.5 लाख शेयर्स का। लेकिन इसमें बाइफर्केशन क्या थी, 1 लाख का फ्रेश इशू था, तो इसके लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगी और कंपनी अलॉटमेंट करेगी, वो वाला कंसेप्ट चलेगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा, 50,000 शेयर्स इन लोगों ने ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचे एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के, तो इससे बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट कोई चेंज नहीं आएगा।
इसमें एग्जिस्टिंग में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी 1 लाख और ऐड हो जाएगी, 1 लाख शेयर्स की लाइबिलिटी और ऐड हो जाएगी, और इसमें बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा। 50,000 शेयर्स कंपनी ने और इशू करे, और इशू करने के बाद इसका क्या करा, ऑफर फॉर सेल, तो इसमें क्या होगा, बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से के थ्रू शेयर ट्रांसफर डीड साइन होगी और उनके शेयर्स किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, नए वाले शेयर होल्डर्स के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। बैलेंस शीट में तो आज भी जितने शेयर थे उतने ही रहेंगे, और इसका पैसा किस पे जाएगा, उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे जाएगा, और इसका पैसा किस पे आएगा, कंपनी पे आएगा। ऐसा डीमार्ट ने भी करा। तो मैं 2-3 एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिए, कोल इंडिया का, इसका वगैरह। सेम एनटीपीसी ने भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट भी समझ आ गई, ऐसा भी कुछ होता है, ये भी सब समझ आ गए। तो ये था तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड। आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। मैंने एक सेबी आईसीडीआर का एक बेस स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे को एक बेस खड़ा कर दिया कि सेबी आईसीडीआर में हम क्या पढ़ने वाले, कैपिटल कैसे कैसे इशू होती है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, डीमेट फॉर्म में कैसे होती है, वगैरह वगैरह। सेबी आईसीडीआर कब लगती है और एलओडीआर कब लगती है, हमने ये सब बात कर ली। अगली वीडियो के अंदर अब हम डिटेल में बात करेंगे इसको, रेगुलेशंस को बुक से स्टार्ट करके, और 2-3 लेक्चर्स के अंदर इसे खत्म कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ये 8-10 नंबर का पेपर में आ जाता है चैप्टर, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।